हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़े हमने। वी रेड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। और अरे, इतना भी क्या घबराना दोस्तों। 20 डेज़ के बारे में थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देता हूँ, लेकिन पहले आपके कमेंट्स पे आते हैं। ठीक है जी। निकिता जोशी कह रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक क्लियर देर इज़ नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर EPF न्यू एग्जाम डेट एंड यू आर सेइंग दैट 20 डेज़, प्लीज़ मेक इट क्लियर विद इन 20 डेज से। प्लीज़ एक्सप्लेन। भाई, पेपर पोस्टपोन हो गया है, पता है क्या तुम्हें? कोई भी तैयारी शुरू कर सकता है अभी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पेपर अगस्त में होगा। जो भी ये कमेंट पढ़ रहा है, 100% विश्वास रखो, पेपर अगस्त में ही होगा और पढ़ाई करो। ओके। कादर साहब ने कहा है कि सर, सब बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 मंथ्स मिलेंगे, फिर 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्यों सर? सर, 20 डेज समझ नहीं आ रहा, एग्ज़ाम तो 2 मंथ में है सर। हाँ। चलिए, थोड़ा सा शांति रखते हैं और आपको बताते हैं कि ये 20 डेज़ मैंने क्यों बोला था। दोस्तों, हमें यूपीएससी ने कहा है कि मिनिमम 15 डेज़ पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके पेपर के बारे में। ठीक है। उसमें हमने कहा था कि +5 डेज़ एक्स्ट्रा रख लीजिए। तब हमने कहा था 20 डेज़। ये हमने जो स्ट्रैटेजी दी थी वो मिनिमम पीरियड की दी थी। ठीक है दोस्तों, द स्ट्रैटेजी वॉज फॉर 20 डेज़ मिनिमम। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको हम झूठे दिलासे नहीं दे सकते, ठीक है, वी विल गो बाय द बुक। अब मैं आपको कहूँ कि पेपर आपका जुलाई में होना है, ठीक है जी, और फिर आप कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे सर जुलाई में नहीं, हमारा तो पेपर जून में करवा दिया इन्होंने, फिर आप मेरा कमेंट सेक्शन में बुरा हाल कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और सपोज़ जुलाई तक अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई, अगर अगस्त में कर दिया, तो आपने बोलना कि सर आपने बोला था कि जुलाई में होना है, अब अगस्त में हो रहा है, अब क्या करें? इसलिए हमने मिनिमम 20 डेज़ स्ट्रैटेजी बनाई थी, मिनिमम 20 डेज़। और इन 20 डेज़ को अगर आप +20 और कर लेते हैं, +20 और कर लेते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता आपके 2 महीने भी रख लीजिए, सपोज़ 2 मंथ्स भी हम रख लेते हैं, तो आपको जो अगर आपने स्ट्रैटेजी दी है 20 डेज़ की, वाई नॉट टू फॉलो इट फॉर नेक्स्ट 20 या 2 मंथ्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आप पिछली वीडियो में जाइए और देखिए कि 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी हमने किस तरीके से बनाई है। और ये कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि 100% विश्वास रखो। ठीक है, तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, आपके पास पूरा सिस्टम और वीडियोस अवेलेबल हैं। आपके पास हिस्ट्री की भी दी हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी हैं, और मेन चैनल पे भी इकोनॉमी वगैरह की, मेन जो हमारा चैनल है स्लीपी, उसमें भी सारी ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। इसलिए दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। ये जो सेक्शन देखा मैंने आपका कमेंट सेक्शन, इसमें आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, घबराना नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन ये है कि ये जो हमने आपको 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी दी थी, ये मिनिमम है कि इतना टाइम तो आपको मिनिमम मिलेगा ही। मैक्सिमम क्या है, हमें टाइम टू टाइम पता चलता है रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और स्ट्रैटेजी, अब हम एक कमेंट पढ़ा था कि सर व्हाट अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे करें? उनके लिए थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। एंड आई एम सॉरी, मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में भूल गया था। इसमें काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, जो भी आप काम कर रहे हैं, ट्राई टू वर्क इट आउट इन मॉर्निंग्स। अपनी मॉर्निंग्स निकालिए और अपनी नाइट्स निकालिए। और वो किस तरीके से निकालनी है? देखिए दोस्तों, हम पता है कि प्रोफेशनल अप्रोच में आपको रहता है कि 9 to 5 या 6 आपके काम रहता है, तो और प्रॉब्लली कई लोगों के शायद फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होंगे, तो हम समझते हैं कि ये टाइम आप नहीं निकाल सकते। इसलिए मेक श्योर कि आप थोड़ा सुबह जल्दी उठें। ठीक है, आपने प्रोफेशनल लाइफ में आके इसका फ़ैसला लिया है, तो आपकी परिश्रम थोड़ा सा अलग और ज़्यादा रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि 4:30 से लेके 7:30 तक आप एक सेशन लगा लीजिए रिवीजन का। ठीक है दोस्तों, ये रिवीजन का एक सेशन लगा लीजिए, और जो दूसरा वाला सेशन है वो आप डिनर जब आपका ख़त्म हो जाता है, तो मेक श्योर 1.5 to 2 hours का सेशन लगा लीजिए। और जो अपना सिलेबस अप्रोच कैसे करना है, हमने पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि 6 वेरिएबल्स जो हैं उसको रिवीजन में डालिए। और जो आपको वीक सेक्शन लग रहे हैं उसको देख लीजिए, ऑल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 7 डेज़ का है तो ऑल्टरनेट डेज़ पे या तो मॉर्निंग में कर लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए।
बस आपको इस टाइम पे रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ फॉर द प्रोफेशनल पीपल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, घबराएं नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा चेंज होती ही रहेगी, लेकिन आपको जो स्ट्रैटेजी दी थी वो मिनिमम डेज इतने हैं, आपको मिल के ही रहेंगे। एग्ज़ाम की अनसर्टिनिटी तो है, लेकिन अगर आप 20 डेज़ के हिसाब से ही अगर अपनी आगे के पड़ाव करते जाएंगे, आई कैन गारंटी 100% सक्सेस। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है पहला, पॉलिटिकल लिबर्टी इम्प्लाइज ए पीपल्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, सी कॉपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, डी वोटर्स कैन मेक एंड अनमेक देयर गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। और ये कहाँ से उठाया हुआ है हमने क्वेश्चन? प्रियम्बल से उठाया हुआ है। ठीक है जी, इसको एक्सप्लेन क्या करते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ द स्टेट और कंडीशन ऑफ दोज हु आर इन्वेस्टेड विद द राइट इफेक्टली टू शेयर इन फ्रेमिंग एंड कंडक्टिंग द गवर्नमेंट अंडर विच दे आर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ही स्पष्ट भाषा में अगर कहे जाए तो आप पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। आपके अगर एलिजिबिलिटी है तो आप एमएलए बन सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, आप पार्षद बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, और आप मेयर भी बन सकते हैं। ये आपका एक अधिकार है टू गेट इलेक्टेड इन द पॉलिटिकल ऑफिस। तो मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी का ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है? टू प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to pay all taxes to government regularly and correctly, not to assault any public servant and during performance of duty। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये कहाँ से लिया है हमने क्वेश्चन? ये आता है आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो टोटल क्या है? ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और टोटल हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 51A। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई थी, कौन से ईयर में और कौन से एक्ट के अंडर ऐड हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Not to destroy the government property is a positive duty, legal duty, civic duty या negative duty। तो ये कहाँ से है? इसका है सही जवाब civic duty। civic duty के बारे में जानते हैं। अब देखिए, हमने अभी थोड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ करा, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, सिविक ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीज़न है। सच ड्यूटीज़ आर एक्सपेक्टेड वन टू बी गुड सिटीज़न, टू ओबे द लॉ, मतलब कि लॉ फॉलो कीजिए, सर्व इन द मिलिट्री इन द टाइम ऑफ नीड। तो इसमें जैसे कि आप एनसीसी में भी होते हैं वॉलंटरी। ठीक है जी, पे टैक्सेस, मतलब कि अपने टैक्स कीजिए, बी एक्टिव इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ दैट आर सपोर्टिव ऑफ समथिंग पॉजिटिव। These are the types of things that enable masses of people to live in close proximity and prosper। ठीक है जी, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वॉज बोरोड बाय द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। ये कौन से कंट्री से हमने बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़? ये हमने किया है, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है जी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब जी कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 45 ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ गई है, और इसमें क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, और इसके प्रोविजंस क्या हैं? इसके प्रोविजंस हैं, ये बेसिकली डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस किसके लिए? डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए, कि किस तरीके से आपको अपने स्टेट को चलाना है। अब क्या है कि ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ये दे आर नॉट कॉग्निसेबल बाय एनी कोर्ट, मतलब कि ये जस्टिसेबल नहीं है। इनको मतलब
जस्टिफाई नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, ये सिर्फ डायरेक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कौन से? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब बेसिकली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 19 और 31 के अंडर किया था। ये हमारा एक राइट माना जाता था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये लीगल राइट हो गया है। ये फंडामेंटल राइट माना जाता था, लेकिन अब ये लीगल राइट है। आर्टिकल 19 जो है वो गारंटी करता है सिटीजन को टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 31 जो है, तो आर्टिकल 31 क्या कहता था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये लीगल राइट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, और आपके कमेंट्स हम सब पढ़ते हैं और हमारे पूरा कोशिश रहती है कि आपके हर एक कमेंट्स को देखा जाए और उनकी सॉल्यूशंस दिए जाए। घबराना नहीं है, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर मेंटल स्टेट। एंग्शियस नहीं होना है। एग्ज़ाम पोस्टपोन ज़रूर हुआ है, ठीक है, और पोस्टपोन ज़रूर हुआ है, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही। हमने सिर्फ आपको 20 डेज़ मिनिमम टाइम दिया था। मैक्सिमाइज़ तो आप देखिए कि क्या कितने टाइम से होता है। और अब 20 डेज़ का टाइम पीरियड अगर आप वैसे भी ले लेते हैं अपनी लाइफ में, सपोज़ कि आपने 20 डेज़ की मैराथन कर ली रिवीजन की, तो एक दिन की रेस्ट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट 20 डेज़ लगा लीजिए, तब तक आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा। और फिर आई होप कि किसी दिन कमेंट सेक्शन में कोई हमें लिख के देखे, सर मैंने EPFO क्रैक कर लिया है। सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होगी। इसी के साथ दोस्तों, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, खाइए पिए मस्त रहिए और टेक केयर। बाय बाय।